तो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज बहुत ही शानदार सेट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के सेट। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। आपको यहाँ पे सिर्फ रेड वाले पोर्शन में बताने की क्या मिस्टेक है, खूब अच्छे से भी दिया हुआ है इन्होंने इसको। इसमें इन्होंने एरर को रेड कर दिया, ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका तरीका। तो सेट नंबर 64 BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्जाम 1996 में आया हुआ ये सेट पेपर है। आपको बताना है सिर्फ अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या एरर है गाइस, उसके अलावा आपको और सेंटेंस नहीं देखना है। यहाँ पे ऑप्शन भी 5 हैं, तो आप यहाँ पे ये भी देखना होगा हर सेंटेंस कहीं नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग हुआ करता था गाइस, मुझे याद है बैंक वगैरह में भी इस तरह की एरर आया करती थी। तो वहाँ पे अभी तो क्या है गाइस, आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन आते हैं, तो चारों में से कोई ना कोई एक कन्फर्म है, आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन जब 5वां ऑप्शन हो ना कि इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ फिर आपको चारों ऑप्शंस को बहुत ढंग से देखना पड़ता है, जो आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं कि ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर सेइंग। ही लिसन टू हेजिटेट, जी नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा गाइस। यहाँ पे हेजिटेट के साथ उसने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है सेंटेंस में। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ही है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, लिसन के बाद में प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, वो भी हो रखा है, तो ये भी ठीक है, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर ही है इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। सो यहाँ पे गाइस आपको कोई भी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि ई आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिएगा, द प्ले वॉज आस्क्ड दैट वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। सो गाइज नरेशन या स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम के एक चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वालों में दैट, इफ, वेदर, WH फैमिली, ये 5 नहीं सॉरी 4 ही जो है आपकी एज ए कंजक्शन काम करती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और इनमें से कोई भी 2 एक साथ कभी नहीं आ सकती। और यहाँ पर यही गलती करी, उसने सेंटेंस में दैट भी लगा दिया और उसने इसी सेंटेंस में यहाँ वाई का भी इस्तेमाल कर दिया। 2 सेम फैमिली के 2 सेम कैटेगरी के वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब समस्या यह है कि आपको क्या हटाना है। सो गाइस अगर सेंटेंस में सैड, टोल्ड, टेल हो तो आप दैट लगाएंगे। अगर सेंटेंस में आस्क्ड, इंक्वायर्ड वगैरह हो तो आप W फैमिली लगाएंगे। तो यहाँ से टोल्ड हट जाना है, ये कंफर्म है, दैट हट जाना है सॉरी। सो सेंटेंस हो जाएगा आपका द प्लेयर वॉज आस्क्ड वाई ही हैड नॉट अटेंडेड, वाई ही हैड नॉट, जो कि आपका डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस सेंचुरी। ये इस सेंचुरी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन में से एक है। सो गाइस मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस में ऑफ आएगा उसके तुरंत बाद आप लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। सो गाइस यहाँ पे इन्वेंशन को प्लूरल किया गया है, जो कि ठीक है, ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ये सेंटेंस भी है आपका करेक्ट। इस सेंटेंस में भी है होगा ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। कैन यू टेल मी, सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 है। व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, फिर दोबारा यहाँ पे W फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आया है, इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव है। और गाइस मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 1000 बार बता चुका हूं कि एक ही सेंटेंस के अंदर डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट और डबल एपोस्ट्रोफे नहीं हो सकता। यहाँ सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव हो रहा है, एक स्ट्रक्चर ये रहा इंट्रोगेटिव का, एक स्ट्रक्चर ये रहा इंट्रोगेटिव का। दूसरी बात गाइस ध्यान रखना, W फैमिली कभी भी सेंटेंस के अगर बीच में हो, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रही हो, यानी कि इससे पहले कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो और उसके लिए वर्ब आ रही हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो W फैमिली एज ए W फैमिली ही काम कर रही हो या क्लॉज की तरह काम कर रही हो, तो W फैमिली बीच में होगी तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आएगी, वहाँ तुरंत सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका क्लॉज स्ट्रक्चर। सो गाइस यहाँ पे कैन यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट, व्हाई यू डिड नॉट, तो इस लिहाज से इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि दे आर नॉट बिवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, दे आर नॉट बिवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। गाइस बिवेयर मतलब सावधान रहना, क्या होना,
सावधान, और ये आपका एक वर्ब भी है। क्या है आपका ये? एक वर्ब, सावधान है ना। जबकि आपको यहाँ पे अगर वर्ब लगाना है तो या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो है ही नहीं, तो इसका मतलब बिवेयर तो पक्का हटना ही हटना है। वैसे भी मीनिंग से काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप लगाएं अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जागरूक या जानकार, जागरूक या किसी बात के प्रति जानकार, और ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है गाइज? ये आपका एडजेक्टिव। दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर 6 आपका, वाई डिड यू नॉट थ्रू द बैग अवे। गाइज जब उसने वाई के साथ डिड प्लस सब्जेक्ट लगा दिया है, तो अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना बनता है। थ्रू सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, थ्रो का। यस गाइज, सो वाई डिड यू नॉट थ्रू नहीं थ्रो, सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला ही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। वाई डिड यू नॉट थ्रो, 6 सेंटेंस का ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑफ दैम, यू कैन ऑलवेज। गाइज यहाँ पे कैन आया है, और मॉडल वर्ब के साथ में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेन वर्ब ना आए। एक मॉडल वर्ब ही तो ऐसी वर्ब है जो अपने साथ मेन वर्ब को जबरदस्ती लेके चलती है। यहाँ पे वर्ब है ही नहीं आपकी। डिपेंडेंट का इस्तेमाल क्या उसने? डिपेंडेंट आपका एक एडजेक्टिव है, DEPENDENT, ये आपका एक एडजेक्टिव है, जबकि आपको यहाँ चाहिए थी वर्ब, तो आप लगाएंगे यहाँ पे डिपेंड। क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? डिपेंड। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, क्योंकि डिपेंड के साथ हमेशा आया करता है ऑन। क्या आया करता है? डिपेंड के साथ हमेशा ऑन। सो यहाँ पे ये भी रीजन था, इसका आंसर हो जाएगा एक करेक्ट। इफ ही हैज़ टू स्पेंड 5 आवर्स इन द क्यू, इट वॉज रियली अ वेस्टेज। अगर उसको डेली क्यू यानी कि लाइन में 5 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं, तो ये वाकई में बहुत बड़ी वेस्टेज है। सो इट वॉज रियली अ वेस्टेज। सबसे पहले तो गाइज ये कि आपका इफ वाला पोर्शन सेंटेंस का प्रेजेंट में चल रहा है, आपका दूसरे वाला पोर्शन भी प्रेजेंट में ही चलेगा, वहाँ वॉज नहीं आएगा। सबसे पहली बात, इट इज रियली अ वेस्टेज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, बिल्कुल प्योरिटी के साथ में। द मोमेंट दे सॉ मी दे वर डिलाइटेड, दे वर डिलाइटेड। देखिए मेरे मुंह से गलत ही नहीं निकला। यस, ये हो जाए बच्चों आदत एक तरह की गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वोज वर्ग के साथ में यानी कि बी की फैमिली साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप डिलाइट की जगह करेंगे डिलाइटेड। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 9th का हो जाएगा आपका बी करेक्ट। द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वॉज डन। गाइस सेंटेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट में, 10 से पर चल रहा है, वट एवर हिज फादर। सो गाइस यहाँ पे आप इसके बाद वाला भी सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही बनाएंगे। वट एवर हिज फादर वाज डन नहीं, ओनली डस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट था, सेट नंबर 64, BSRB बैंक क्लर्क एग्जाम 1996 में आया हुआ। मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसे सेट करने में, आपको भी मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद का सेट भी कुछ इसी तरह का ही है आपका 5 ऑप्शंस वाला, उसके बाद फिर नॉर्मल सेंटेंस शुरू हो जाएंगे। सो गाइज फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।